नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है समझदार बहू। पापा, आपका फोन है। कौन है बेटी? राधे श्याम जी अपनी बहू दामिनी से पूछते हैं। वो लवली दी का फोन आया है। हाँ लवली बेटा, आज तुझे कैसे अपने पापा की याद आ गई? ओफो पापा, आप जानते ही हैं ना कि जॉब के कारण व्यस्त रहती हूँ। क्या करूँ, घर बाहर दोनों ही संभालना है और विवेक भी मेरी घर में मदद नहीं करते। अब आप ही बताइए, ऐसे में क्या फ़ोन करूं आपको? दामिनी है ही आपको देखने सुनने के लिए। बेटी को कौन पूछता है? बहू के आगे कभी मेरी भी सुन लिया करें आप। अपनी बेटी की बात को सुनकर दंग रह गए। राधे श्याम जी लवली के रग रग से वाकिफ थे। स्वार्थपरता भरी पड़ी है लवली में। हमेशा से ही लवली अपनी भाभी को जली कटी सुनाती और जलील करती। कहते हैं कि घर में स्त्री ना हो तो घर भूत का डेरा लगता है। राधे श्याम की पत्नी रीना असमय ही अकाल मृत्यु की शिकार हो गई थी। लवली की शादी भी अकेले ही राधे श्याम जी ने की और बेटा राज की भी शादी। अब बताओ भी किस लिए अपने पापा को फोन की हो? दरअसल नवीन को अमेरिका जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। 40 लाख कम पड़ रहे हैं, बाकी 60 का इंतजाम कर लिया है हमने। पापा, आप 40 का व्यवस्था कर दीजिए ना। फोन पर लवली प्रेम से विनती स्वर में बोल रही और बेटी के विनय युक्त लहजे से चालाकी की बू आ रही है। फिर भी बोले, ठीक है, कोशिश करता हूँ अपने नाती के लिए, लेकिन जवाई बाबू को आसानी से लोन मिल सकता है, इसलिए उन्हें बोलो कि वो कल हमसे मिलने आ जाएं। पर पापा, आपके अकाउंट में है ना पैसे? वो तो ठीक है, पर उस पैसे पर मेरे पोतियों का भी हक है और अभी पोती की शादी भी करनी है। जानती ही हो कि तुम्हारा भाई प्राइवेट नौकरी करता है, बेचारा सब कुछ तो देख रहा है। मेरी दवाई, बिजली बिल, पर्व त्योहार का खर्च भी देखता है। लेकिन आपका पेंशन भी तो उसका परिवार ही खा रहा है। मेरी शादी के 2 साल तक तीज त्योहार में साड़ी व मिठाई भेजा गया, उसके बाद 20 साल तक कुछ भी नहीं आया। पापा, आप तो पराया कर दिए ना। अरे बेटा, 85 साल के बूढ़े बाप से क्या उम्मीद कर रही हो? पेंशन से भी अपेक्षा मत करो। बहुत बोल चुकी। कल आओ दामाद जी के साथ, बाकी बात करते हैं। झल्लाकर फोन राधे श्याम जी ने रख दिया। सब सुन रही दामिनी अपनी ननद की बातों से आहत हो गई। हे भगवान, दीदी क्यों नहीं समझती कि हम सब कैसे घर चला रहे हैं? हम ही जानते हैं, घर भी बहुत ही पुराना हो चुका है। लवली दी के शादी के बाद से मरम्मत व पेंट दोबारा भी नहीं पाया था और दामिनी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि कल लवली दीदी कलह करने आएंगी और पापा को दुखी करेंगी। अब दीदी को समझाना पड़ेगा कि पापा से इस तरह से ना बोला करें। दोपहर को ही लवली विवेक आ धमके हैं। शरबत पानी पीने के पश्चात खाना पीना का दौर चला है। उसके बाद लवली अपने रंग में आ गई। पापा, क्या सोचे आप? 40 लाख का इंतजाम कैसे करेंगे? लवली के सवाल पर विवेक भी अपने ससुर की ओर ताकने लगे हैं। देख बेटा, तुम अपने मायके की स्थिति से वाकिफ ही हो और तुम्हारी 3 भतीजियां हैं जिनकी शादी करनी है, इसलिए बैंक में रखे पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हम लोग। ऐसा है ना बेटा कि तुम भी ग्रामीण पदाधिकारी हो और दामाद जी बैंक में है, तो सरलता से बैंक तुम दोनों को कर्ज दे सकती है और ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि बैंक में विवेक जी काम करते हैं। पापा का कहा सुन लवली तमक गई। तंज कसते हुए बोली, ऐसा है ना पापा कि मैं भी इस घर की दावेदार हूँ और आप 2 कट्ठा जमीन पर बने घर को 2 बराबर बराबर हिस्सों में अलग कर दीजिए या फिर 1 कट्ठा जमीन का पैसा दे दीजिए। लवली की बात सुनकर पापा माथा पकड़कर बैठ गए। दामिनी को लगा कि कहीं कुछ हो ना जाए। ससुर ही परिवार के कर्ता धर्ता है। लवली दी को मान सम्मान देना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराने के जैसा है। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वही हाल लवली का है। शातिरपना और लालचीपना के आचरण को ओढ़े। दीदी, आपका हिस्सा भी जरूर मिलेगा जब आप अपनी ननद से संबंध ठीक कर लीजिएगा। आपकी ननद रिंकी भी इसी शहर में यहीं पड़ोस में रहती है ना? आपने उसके साथ क्या किया है? ना कभी उसे फोन करती हैं आप, ना उसे अपने मायके आने देती हैं और विवेक जीजू से बहन को मिलने नहीं देती हैं।
बल्कि रिंकी के द्वारा भेजी गई राखी को फेंक देती हैं। कहती हैं कि आपकी बहन ही राखी नहीं भेजती। आपके कारस्तानी की कहानी रिंकी रो रो कर सुना चुकी है मुझे। आप नहीं चाहती कि वो अपने मायके आए ताकि वो अपनी बेटी होने के दावेदारी न जतलाए, है ना लवली दी? दामिनी के तंज भरी बातों से लवली का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं। अब तो सारी कारगुजारी पति और पापा के समक्ष आ गई थी। चुप हो जा तू लवली, बोली। दीदी आप चाहती हैं ना कि हम सब खुश रहें, तो सबसे पहले अपनी ननद से संबंध को स्वस्थ बनाइए। रिंकी अपने भैया के लिए तड़पती है। जहाँ तक आपके हक की बात है, हमने कभी आपको पलटकर जवाब नहीं दिया, ना अवहेलना की है। फिर दीदी इतना जहर क्यों? आप तो संपन्न हैं, हम लोग से अधिक हैसियत है आपकी। फिर भी दीदी आप, कहते कहते दामिनी फफक फफक कर रो पड़ी। राधेश्याम जी अपनी बहू की समझदारी से गदगद हो गए। एक मेरा खून है जो नासमझ है, और बहू तो मेरा खून ना होते हुए भी मेरे मान सम्मान को लेकर चलती है। कितना भाग्यवान हूँ, इतनी अच्छी समझदार बहू मिली है। सोचते हुए राधेश्याम जी की आंखें डबडबा गई। विवेक खड़े हो जाते हैं। जा रहा हूँ अपनी बहन से मिलने। आना है तो आ जाना, नहीं तो ऑटो से घर लौट जाना। माफ़ी चाहता हूँ पापा, आपकी अपनी बेटी ना मायके की है ना ससुराल की है। आज तक मेरी आंखों में इसने झूठ फरेब का पर्दा डाल रखा था। आज सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। कहते हुए विवेक अपने ससुर के समक्ष हाथ जोड़ दिए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।